लोग उम्मीद थी कि लोकसभा में कई पार्टी उसको अपोज करेंगी, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली कि ये वक्त का मामला खालिसतन मुसलमानों का अपना मजहबी मामला है। नहीं, यकीनी तौर पर वो प्रॉपर्टी जिनका कि रेवेन्यू में रिकॉर्ड नहीं है और जो कि वक्त बाई यूज़र के तहत आती हैं, उन पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खालिद रशीद फरंगी भाई साहब हैं, जो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। कल लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश हुआ, पास हो गया। एनडीए का बहुमत था, हालांकि बहुत सारा देश भर में विपक्षी पार्टी और जो मुस्लिम आगम के लोग लगातार विरोध कर रहे थे, और जिससे इन लोगों को एक आशा था कि बिहार में जेडीयू और जो एक चंद्रबाबू नायडू है वो विरोध करेंगे, लेकिन वो भी एनडीए के साथ है, हालांकि सरकार में भी है। अब वो एक जो उम्मीद थी आप लोगों को, वो उम्मीद तो भूल होती नजर आ रही है। राज्यसभा में पास हो जाएगा, आगे आप लोगों की क्या रणनीति है, क्या करेंगे? हम लोग उम्मीद थी कि लोकसभा में कई पार्टी उसको अपोज करेंगी, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली और आज राज्यसभा में ये बिल टेबल किया गया है। मेरी तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की यही अपील है कि इस बात को समझें कि ये वक्त का मामला खालिसतन मुसलमानों का अपना मजहबी मामला है और हम लोग के यहाँ वक्त की वही अहमियत है जो नमाज रोज़ा और ज़कात की है। और ये वक्त प्रॉपर्टीज़ वो हैं जो हम लोग के बुज़ुर्गों ने अपनी पर्सनल, अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी अल्लाह की राह में वक्त की है, जिसमें कि मोर देन 90% ऑफ द प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह और इमामबाड़ों की शक्ल में है। लिहाजा सबसे यही अपील है कि जो ये अमेंडमेंट्स किए गए हैं ये बाय एंड लार्ज इन प्रॉपर्टीज़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह हैं। लिहाजा इस बिल को पास ना किया जाए और मौजूदा शक्ल में इसको कानूनी शक्ल ना दी जाए। कानून बनने के बाद कितना असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि सरकार अपने अधीन सारी प्रॉपर्टी जो सरकारी संपत्ति जिसके आप लोगों के पास अभिलेख नहीं है वो सरकार ले सकती है, या उस पर आप लोग हक कैसे जताएंगे? अरे यकीनी तौर पर वो प्रॉपर्टी जिनका कि रेवेन्यू में रिकॉर्ड नहीं है और जो कि वक्त बाई यूज़र के तहत आती हैं, उन पर एक बड़ा ख़तरा मंडरा रहा है। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि बहुत सी ऐसी दूसरे मज़ाहिब में भी आप देखें कि प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे उनकी इबादतगाहें हैं जिनके कि कोई भी पेपर नहीं होते हैं, लेकिन और जिनकी वो वहाँ भी इबादत हो रही है और वो इबादतगाहों की शक्ल में है, तो लिहाजा उसको तस्लीम किया जाता है। और सेम कानून मुसलमानों के लिए है, लेकिन उसमें जो तब्दीली हो रही है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में फ़ायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह होने वाली है। लखनऊ में सरकारी प्रॉपर्टी है उत्तर प्रदेश में, आपको लगता है जो सरकार इस पर दावा या अग्रिम निर्णय करेंगे, और कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में वक्त की प्रॉपर्टी है? ये उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, यहाँ पर मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी हमेशा रही है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारे बुजुर्गों ने बड़ी तादाद में अपनी प्रॉपर्टी जो स्टेट में भी वक्त की है, हज़ारों की तादाद में है, और वो भी इबादतगाहों की तरह की शक्ल में ज़्यादा है। अब देखना ये है कि अगर ये कानून नाफिज हो जाता है तो इसका क्या स्टेटस रहता है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग के अदालतों के रास्ते खुले हुए हैं और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि अदालत से इस सिलसिले में राहत मिलेगी। यानी सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, आप लोग आपस में बाइक शुरू करेंगे, उसके बाद कोर्ट जाएगी, क्या प्लान है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सिलसिले में मीटिंग होगी और मीटिंग में तमाम डिस्कशन के बाद ये तय होगा कि आगे की क्या स्ट्रेटजी होगी। और हम ये समझते हैं कि हम लोगों के पास अदालतों का रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जो अमेंडमेंट्स हुए हैं इनमें कई लूपहोल्स हैं और कई इसमें अमेंडमेंट्स अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25, 26, 29 और 30 की खिलाफवर्जी करते हैं। लिहाजा इन बुनियादों पर हम लोगों को राहत मिल सकती है। विपक्षी राजनीतिक दल हों, कांग्रेस सपा या अन्य दल जो इसके विरोध में थे, आप लोग अलग अलग मौलाना थे या मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन पहला ऐसा कानूनी अकेली आई है जिसमें आप लोग विरोध प्रदर्शन न तो राजनीतिक दल के लोग दिखे न मुस्लिम समुदाय के लोग दिखे। क्या ऐसा था, कोई था या कुछ और कारण था? इसका विरोध तो आप लोगों ने किया, लेकिन इस तरीके से पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमेशा इस बात को यकीनी बनाया है कि हम लोग सड़कों पर न करके बल्कि इस तमाम मसाइल को अपने लेवल पर सरकार से बातचीत कर हल करें, अदालतों के जरिए से करें। अभी आपने देखा कि वक्त के मामले में इंटरनेशनल लॉ बोर्ड ने किसी के सामने अपनी डिटेल बात रखी और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके सामने अपनी बात रखी
और जब बात नहीं बनी तो दिल्ली में भी, पटना में भी पुरअमन और बड़े पैमाने पर एहतजाज किया और करोड़ों की तादाद में मुसलमानों ने ईमेल भेज करके इसका विरोध किया और करोड़ों की तादाद में मुसलमानों ने अपने हाथ में अलविदा के दिन काली पट्टी बांध करके इस बात को साबित किया कि ये बिल हम लोगों को काबिल कबूल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोकसभा से पास हुआ और JDU हो या TDP हो या इस तरीके की पार्टीज़ ने भी हम लोगों का साथ नहीं दिया। तो बहरहाल हम लोगों के लिए अदालत का रास्ता खुला हुआ है और वहाँ इस बिल को चैलेंज किया जाएगा। CAA NRC को लेकर के देश भर में प्रोटेस्ट हुआ, सरकार को कई जगह घुसना पड़ा, हालांकि बन गया था, लेकिन इन चीज़ों को लेकर के प्रोटेस्ट किया है ICC में, क्या आम मुसलमान से कनेक्ट नहीं हो पाए या ये मैसेज सरकार की तरफ से दिया गया कि इसमें कुछ भी लोग हैं जिनको लाभ है और बाकी आम मुसलमानों को इससे कोई फायदा नहीं है? देखिए, मैंने सुना है बात दर्ज की कि जिनकी भी वक्त प्रॉपर्टीज़ हैं ओवर इंडिया, उसमें 90% प्रॉपर्टीज़ इबादत गाहों की शक्ल में हैं, मस्जिद की शक्ल में हैं, दरगाह कब्रिस्तान इमाम बालों की शक्ल में हैं। उसको ज़ाहिर बात है ना बेचा जा सकता है ना खरीदा जा सकता है। तो एक तो ये फिगर पेश किया जाता है कि वक्त की प्रॉपर्टीज़ उसमें लाख करोड़ की है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मस्जिद से आप कोई आमदनी, मस्जिद को बेच नहीं सकते, ख़रीद नहीं सकते, तो उससे कोई आपको आमदनी नहीं होती, बल्कि कब्रिस्तान हो, दरगाह हो, मसाजिद हो, इमाम बाड़े, उनके मेंटेनेंस पर और मुसलमानों का खर्च ही होता है। और जितनी भी मुस्लिम कौम में करोड़ों की तादाद में है वो इन तमाम इबादत गाहों से जुड़ी हुई है। तो ये कहना कि आम मुसलमानों का इससे तसल्लुकात या ताल्लुक़ नहीं है, ये बिल्कुल ही बात बेबुनियाद और गलत है और लिहाजा हर मुसलमान इससे जुड़ा हुआ है। और प्रोटेस्ट में भी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से कम वक्त में बड़े पैमाने पर मुसलमानों ने इस पर प्रोटेस्ट किया। एक और बड़ी चीज़ निकल के आई है राहुल गांधी को लेकर। हालांकि जब खासतौर पर कांग्रेस गठबंधन में जो बैठक हुई विधायक को लेकर के एक दिन पहले, तो उन्होंने जो JPC में जो सदस्य थे, सांसद थे, उनको नामित कर दिया लोकसभा में बोलने के लिए। लेकिन और विपक्षी पार्टियों के अध्यक्ष बोले, राहुल गांधी क्योंकि विरोधी हैं, नेता प्रतिपक्ष है, वो इसमें हिस्सा नहीं लिए। इसको लेकर BJP निशाना साध रही कि इस मुद्दे पर नहीं बोले। आप लोगों को क्या लगता है कि योगी जब सदन में बोलता है, गांधी परिवार से कोई बोलता है, तो उसकी अहमियत और कुछ नहीं, जरूर होता है कि पास हो जाता है, उसके पास बहुमत है, लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं है। हालांकि वोटिंग के समय वो आए और उसके खिलाफ नहीं, हम समझते हैं कि राहुल गांधी जो कि गैर वाले लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनको इस मुद्दे पर लोकसभा में भी अपनी बात डिटेल में रखनी चाहिए थी। इससे भी एक बड़ा फर्क पड़ता और उन्हें लोकसभा के अंदर अपनी बात रखने से अहम इम्पोर्टेंट और मुसलमानों के जज्बाती और मजहबी मुद्दे पर क्यों नहीं रखी, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इसकी वजाहत हम समझते हैं कांग्रेस पार्टी को जरूर करनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ मौलाना खालिद फरंगी साहब, जिनका कहना है कि राहुल गांधी को डिटेल से लोकसभा में बात रखनी चाहिए। एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कांग्रेस को लेकर के। और दूसरी बात, युवक संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हुआ है, राज्यसभा में पास हो जाएगा उम्मीद है, इसको लेकर के ये लोग अब सुप्रीम कोर्ट का यानी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इनका कहना है कि कई सारी ऐसी कमियां हैं जिससे हम लोगों को कोर्ट से राहत मिल सकती है। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।